हिंदी मीडियम के छात्र जो होते हैं वो यूपीएससी को यूपीएससी के नज़रिए से नहीं देखते हैं। आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी में आप अपने कोई भी एक सिलेबस को उठाएं और उसे पढ़ना स्टार्ट करें। सिलेबस को पढ़े, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको याद करें, एमसीक्यू मारे, इसमें प्रैक्टिस आंसर सीरीज करें, कोचिंग संस्थानों के और अनेक भिन्न भिन्न सोर्स का उपयोग कर अपना यूपीएससी की तैयारी को एक धार लगाएं। कहीं ना कहीं यह बात भी एक तरीके से सही है, लेकिन यूपीएससी मांगती है आपके अंदर एक रचनात्मक कला, एक सोचने समझने, बोलने चलने उठने बैठने, बात करने रहने, कपड़ा पहनने, सोचने सुनने, ध्यान देने देखने आदि की जितनी भी कलाएं आती हैं यूपीएससी वो मांगती है। यूपीएससी ये नहीं मांगती है कि आप अकबर कब जन्म हुआ, बीरबल कब जन्म हुआ या वगैरह क्या हुआ। यूपीएससी मांगती है आपके अंदर वो पर्सनैलिटी, वो गुण जो आप अपने समाज के हजारों लाखों आदमी का नेतृत्व करके उसे चला सके। ये सब सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको अपना स्टडी टेबल बताता हूँ। चूँकि मैं पटना में रहकर बिहार से, पटना जो बिहार में है, वहाँ से मैं अपने यूपीएससी आईएएस की तैयारी मुख्य तौर पर दृष्टि कोचिंग संस्थान से कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको अपना स्टडी टेबल दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए मेरा स्टडी टेबल है ही, आपको मैं बताता हूँ। ये स्टडी टेबल है मेरा। अब आइए मैं मुख्य बात पर आता हूँ। क्या वाकई में मैंने जितने भी अवधारणाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की, क्या वह सही है या अन्यथा एक समाज की चली परंपरा है? चूँकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ दृष्टि कोचिंग संस्थान से, और यूपीएससी की तैयारी से पहले मैं यूपीएससी के बारे में सोचना, यूपीएससी के सिलेबस को जानना आदि जितने भी कार्य हैं वो सब करता था। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वंशराज है। मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूं। मेरा स्नातक ग्रेजुएशन 2028 में पूरा होगा और तब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाऊंगा। और मैं अभी से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुका हूं 2026। आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी का हकीकत, क्या होता है यूपीएससी का हकीकत और इसके प्रिपरेशन करने वाले छात्रों का जीवन। मैं आपको बताऊं तो अभी हम लोगों की कक्षाएं जो है, पॉलिटिक्स की कक्षाएं चल रही है जो जीएस द्वितीय पेपर से संबंधित है। मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, यूपीएससी के बारे में जानता हूँ, सर से मिलता हूँ। जैसा कि डॉक्टर विकास देवकृति भी आए थे और 22 तारीख को भी आने वाले हैं। उससे बात करता हूँ। यूपीएससी की जो टॉपर्स है उसकी वीडियो देखता हूँ, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग कॉपी को देखता हूँ, तो बहुत चीज़ समझ में आती है। पहली ये कि यूपीएससी में यदि आप वाकई में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है आपकी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज बिगेस्ट मैटर इन योर सेल्फ, इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। बैकग्राउंड मीन्स आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, आपके समाज, हकीकत क्या है। यूपीएससी समय मांगती है। यदि आपके पास 5 साल, 6 साल, 7 साल, अधिकतर तो 10 साल का यदि समय है और 10 साल का समय में होने वाले जितने भी खर्च हैं, इसे उठाने के लिए यदि आपके परिवार तैयार हैं तो ही यूपीएससी में आप कदम रखिए, क्योंकि यह आसान जर्नी तो है नहीं। मैं समझता हूँ यदि आप मेंटली तौर पर फ्रेश रहेंगे तो ही यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। मेंटली तौर पर फ्रेश रहने में एक अवधारणा ये भी कहीं ना कहीं आधारित है कि आपके परिवार के पास आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होनी चाहिए। आपके कोचिंग का फ़ी, आपके रहने का फ़ी, आपके रहने का खर्च, आपके खाने पीने, आने जाने, किराए आदि जो भी हैं, उन सबों का तैयारी आप प्री प्लान के तौर पर यूपीएससी तैयारी से पहले करें।
या यदि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ही आप यूपीएससी में उतरें, अन्यथा यदि आप मेंटली प्रेशर में आएंगे तो यूपीएससी की तैयारी में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। और दूसरी बात यह है, यदि आप वाकई में आईएएस की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10 जगह मुंह मारना छोड़ना पड़ेगा। 10 जगह मुंह मारना बिहारी लैंग्वेज में है। इसका अर्थ है कि आपको ये सोचते हैं कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं पीसीएस का भी फॉर्म भर दे रहा हूँ, दरोगा का भी फॉर्म भर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको उससे बचना होगा। क्योंकि यदि आप किसी की गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसकी तैयारी के लिए आपको 2-2.5 महीने खर्च करने पड़ते हैं। मैं मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मानता है कि यदि आप मेंटली और फिजिकली तौर पर पूर्ण रूप से यदि समर्पित नहीं होते हैं तो आपका यूपीएससी निकलना मुश्किल हो सकता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो मेरी अभी पॉलिटी की क्लास चल रही है और जिसमें करीब करीब पॉलिटी ख़त्म होने वाली है, हिस्ट्री स्टार्ट होगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये लग रहा है कि मैं पॉलिटी को उस लेवल का नहीं पढ़ पाया हूँ। इसका कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण ये हो सकता है कि मैं बिगिनर स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी मानसिक बौद्धिक नैतिक उन्नति उस शीर्ष तक नहीं हुई है जिस शीर्ष तक होना चाहिए। या फिर कई कारण हो सकते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की इस पॉलिटी जो 60 दिन की सिलेबस था उसके प्रति। जी हाँ, दूसरा अवधारणा मेरे लिए फिट बैठता है। मैंने कहीं ना कहीं कोताही की है। मैं 16 घंटे नहीं पढ़ा। मैं अपनी तैयारी के दौरान इधर उधर घूमने में गया। ऐसे अनेक कारणों की वजह से मेरी पॉलिटी की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हुई है। हालांकि मैं इसे जल्द ही कंप्लीट कर लूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुश्किलें होगी। उसका कारण मैं बताता हूँ। मेरी अभी पॉलिटी की क्लास चल रही है और मैं इसके बाद हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। इसका ये मतलब हुआ कि हिस्ट्री की क्लास जब स्टार्ट होगी तो मुझे पूर्ण रूप से हिस्ट्री की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हिस्ट्री की ओर ध्यान केंद्रित करने से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे क्लास हुआ, उसका रिवीजन, उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह जितने भी होते हैं मुझे तैयार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पॉलिटी में वो उतना समय मैं नहीं दे पाऊँगा। और अगर ऐसा ही हिस्ट्री में भी रहा तो मुझे कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये कहावत हो जाती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बराना। ये कहावत कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा। उदाहरण तौर पर समझे कि मेरी पॉलिटी की क्लास खत्म होगी, हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, मैं पॉलिटी भी कंप्लीट नहीं किया, हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं किया, आगे का सिलेबस बढ़ रहा है और पीछे मेरे माइंड में एक प्रेशर भी बन जाता है कि मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ा, आगे कैसे होगा। तो माइंड के प्रेशर होने से, चूँकि मैं आईएससी का छात्र हूँ, मेरा बायोलॉजी विषय रहा है मुख्य तौर पर, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में 1 सेकेंड में जितने भी विचार आते हैं उससे लेकर आपका बॉडी 1 सेकेंड का 1000वां भाग के अंदर ही हार्मोन रिलीज करता है। यदि आप कोई भी बात सोचते हैं तो तुरंत आपका बॉडी हार्मोन रिलीज करता है। हालांकि यह समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ जाइएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान केंद्रित करके सोचिए। जैसा आप सोचते हैं तुरंत ऐसा हार्मोन एक्टिव होता है। धार्मिक तौर पर समझे तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाएंगे, धार्मिक और मोटिवेशनल तौर पर। लेकिन अगर इसे साइंस के तौर पर, बायोलॉजी के तौर पर जोड़े तो जैसा आप सोचे, माइंड में जैसा विचार आया उससे रिलेटेड आपको हार्मोन उत्पन्न हो गए। जैसे मेरा नेगेटिव ख्याल आया कि मैं पॉलिटी हिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, तो उससे लेकर मेरे माइंड में ख्याल आया और इससे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे नींद का ग्रंथि कहते हैं, जिसके एक्टिव होने से हमें नींद आती है। यह नींद 2 कारण से आ सकती है। पहला कारण, यदि आपके परिवेश में अंधेरा है तो यह हार्मोन एक्टिव होता है। दूसरा कारण, आपके मन में नेगेटिव विचार है। नेगेटिव विचार कहीं ना कहीं आपके अंधेरे वाले परिवेश जो नेगेटिव ख्याल उत्पन्न करते हैं उससे है। यदि आपके मन में नेगेटिव ख्याल आया तो आपके मन में यह हार्मोन उत्पन्न हुआ और ये हार्मोन जैसे उत्पन्न हुआ आपको नींद लगेगी। आप पढ़ने बैठे, आपको नींद लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शक्ति कमज़ोर है या मैं रात को नहीं सोया हूँ।
ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मैं पॉलिटी या हिस्ट्री को लेकर जो बर्डन मेरे माइंड पर था उससे नेगेटिव ख्याल आया, नेगेटिव ख्याल से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसके वजह से नींद लग रहा है, मैं अगला सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ और जिसके वजह से मैं डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जा रहा हूँ। इट्स अ लूप ऑफ एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरी लूप के तरह निर्माण करता है। वहीं आप दूसरा पक्ष की बात करें, यदि आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, यूपीएससी आईएएस क्रैक करना चाहते हैं, तो आप पढ़े, सिलेबस कंप्लीट किए, रिवीजन किए, डेली प्रैक्टिस किए, एमसीक्यूज मारे, सर के बातों उसके विचारों पर चले, तो इससे आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी। तो आपके मन में आपका क्वेश्चन बनेगा, आपका कॉपी पर आपका क्वेश्चन बनेगा, तो खुशी होगी अंदर से खुशी होगी तो पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा, और जैसे ही पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा वैसे ही आप देखेंगे कि आपका मन, आपका हृदय कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है, आपके अंदर से वो आग उत्पन्न हो रही है जो पहला पक्ष में नहीं था, दूसरा पक्ष में तो हो रहा है। ये सब कुछ बायोलॉजिकल रीजन है। उदाहरण के तौर पर सब जी अभी कुछ जो धार्मिक अवधारणा आती है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, वो हकीकत है। आप जितनी भी बात सुनते हैं, जैसे उदाहरण की तरफ मैं गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ, हिंदी में सुनाता हूँ कि आपके मन को कंट्रोल करने के लिए आपको दो धारी तलवार से वार करना पड़ेगा। 17वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि आपको मन को कंट्रोल करना है तो आपको दो धारी तलवार से वार करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, कभी आपने सोचा है? मैं भी पहले जब ये बात सुना तो मुझे समझ में कुछ अच्छा नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, और वो समझ भी मुझे गलत में आया। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। मैं जब यह बात को सुना और इसे जब समझने का प्रयास किया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं महसूस यह कर पा रहा था कि दो धारी तलवार का मतलब क्या होता है, जड़ क्या है इसका। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आप मान के चलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक है उसके विषय में आप पूरा फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट उस समय दूसरा ख्याल आया आपके मन में। दूसरा ख्याल तो अक्सर 99 का 100% विद्यार्थी कह सकते हैं कि है ही है, जिसके मन में पढ़ाई करते वक्त दूसरा ख्याल आता ही आता है। आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, आपका मन में चल रहा है मैं इधर घूमने गया, मैं उधर घूमने गया, मैं कल शाम को क्या खाया, ये सब चल रहा है। ये दो बात है, इसी को दो धार कहते हैं। अब इस पर वार करेंगे तो दो धारी तलवार का वार कहलाएगा। समझाता हूँ, जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके मन में विचार आया, लेकिन आप क्या किए, उस टॉपिक को तुरंत फोकस किए। आपको विचार को बंद नहीं करना है कि मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है, या कोई विचार आया तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है। मैं घूमने गया, ये विचार आया आपको पढ़ाई करते समय, मैं वहाँ क्या क्या किया, आपको विचार कंट्रोल नहीं करना है। यदि आप विचार कंट्रोल करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं और उसमें उलझा जा रहा हूँ। जैसे वो ख्याल आया तैसे आप पढ़ाई के प्रति और फोकस हो गए, तो आप देखेंगे कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद कहीं ना कहीं आपका मन उस पढ़ाई की ओर ज़्यादा केंद्रित हो रहा है। मैं आपको फिर एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ रहा था, तो मैं नेगेटिव ख्याल को कंट्रोल करने बैठ गया। जैसे मैं कंट्रोल करने बैठा तो मुझे लग रहा था कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं गहराई में उतर कर देखा तो यह महसूस हुआ कि मैं उसे कंट्रोल नहीं और वृद्धि कर रहा हूँ। अब मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ रहा है, कुछ विचार ऐसे आ रहे हैं, तो मैं क्या किया, ध्यान करने बैठ गया। ध्यान करने जैसे बैठा तो मैं क्या देखा कि वो सब विचार और तीव्र हो रहे हैं और वृद्धि कर रहे हैं नेगेटिव विचार। इसलिए कहते हैं कि विचार को कंट्रोल नहीं करें, बस जो काम कर रहे हैं वो काम पर फोकस करें। जैसे मन में विचार आया, आप तुरंत अपने काम पर फोकस कर दें, दो धार तलवार वार हुआ, तब आपका मन कंट्रोल होगा। इसे समझने में मुझे 2 साल लग गए। आप ये समझिएगा कि ये वीडियो देख के आप तुरंत समझ जाए कि कैसे मन को कंट्रोल करें, तो कहीं ना कहीं असंभवता की ओर यह झुकाव रखता है। तो कुल मिला के यह बोले, यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मेंटली तौर पर पूर्ण रूप से मजबूत और फोकसित रहना पड़ेगा। नॉलेज से कुछ नहीं होता,
नॉलेज से कुछ नहीं होता। एक प्रसिद्ध विचारक रहे ओशो, उसका भी मानना है कि नॉलेज से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास मान के चलिए पॉलिटी को लेकर या हिस्ट्री को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर विशेष नॉलेज है तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यदि मैं सुबह सुबह उठकर टहलने जाता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठा, मैं आराम से टहलने गया, टहल के आया, नहा लिया, नाश्ता किया, खाने, ऐसा रोज़ कर रहा हूँ मैं। और ये अक्सर बड़े बड़े मोटिवेटर जो हैं बोलते हैं कि आप 4 बजे उठे, खाना खाए, नहाए, दौड़े, रनिंग करें, पढ़ाई करें तो आपको कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। ऐसे नहीं होने वाली वृद्धि। एक शब्द आता है निरंतरता, कॉन्सिस्टेंसी। निरंतरता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रोज़ इतने बजे उठ रहे हैं, रोज़ ये काम कर रहे हैं, रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं। जी नहीं, निरंतरता का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। निरंतरता का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। निरंतरता का मतलब है कि आप सुबह उठे, पहला अलार्म बजा, पहला अलार्म में उठे, कोई बहाना नहीं, पहला अलार्म में उठे, तुरंत उठे, पानी पिए, दौड़े, आए, नाश्ता किए, पढ़ने बैठे, एकदम एक आंतरिक जोश के साथ, कोई अवधारणा नहीं, कोई रुकावट नहीं, पहला बात में, इसको निरंतरता कहते हैं। नॉलेज लेकर बहुत लोग बैठे हैं। मैं वीडियो देखता हूँ, इधर एक जो कमेंटेटर है, राजमणि शो शायद नाम है उसका, फेमस पे है, उसका क्या कहना है कि नॉलेज से कुछ नहीं होता है जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे अपने पर लक्ष्य के प्रति। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि आपको 24 घंटे में से 24 घंटे यदि आप मेंटली तौर पर उस लेवल से उसको नहीं महसूस करेंगे, नहीं जिएंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत ठोकरें खाई हैं जीवने में, तब जाके यह बात बोल पा रहा हूँ। मेरा उम्र 18.5 साल हो रहा है और 18.5 साल में इस स्टेज तक पहुँच गया, साधारण बात नहीं है। हालांकि मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी साझा कर रहा हूँ। अब चलिए एक और बहुत बहुत बड़ा टॉपिक, 2 टॉपिक जो मुख्य तौर पर दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करके यह चर्चा मैं विराम करूँगा। तो पहला टॉपिक ये है कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। डिसिप्लिन का 2 मतलब उत्पन्न होती है। 2 मतलब जनरेशन के अनुसार उत्पन्न होती है, ना कि विचारों के अनुसार। मैं आपसे पूछूं, यदि आप अपने गांव के किसी भी 40, 50, 60 वर्ष के आदमी से पूछे कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन का मतलब क्या होता है, तो वह क्या बोलेगा? वो पता है, वो बोलेगा कि आप सुबह उठे, सबको प्रणाम करें, खाना खाए, अच्छे से पढ़ाई करें, ये डिसिप्लिन है। तो मैं आपको बोलता हूँ ये डिसिप्लिन नहीं है। हालांकि वो एक दृष्टिकोण से उस पीढ़ी, उस दौर के व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन आप बिगनर्स हैं। आप अपने समाज, अपने मोबाइल, अपने जो कहते हैं सामाजिक डिस्टर्बेंस हैं, उसमें फंस चुके हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिसिप्लिन को यदि आप शीर्ष स्तंभ, शीर्ष बिंदु तक गहराई से देखेंगे तो डिसिप्लिन का मतलब समझ में आएगा कि आपके अंदर की आग, वो आग दिल की आग होती है, ना कि माइंड की आग, ना कि मस्तिष्क की आग। मस्तिष्क हमेशा आपका शांत रहना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है यदि आप रात को यह प्लान करके सोए कि अगले दिन मुझे 4 घंटे क्लास, 4 घंटे आंसर राइटिंग, 4 घंटे एमसीक्यू करनी है, 12 घंटे की क्लास, तो आप उसे कर पा रहे हैं। यदि उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन की ओर अग्रसर नहीं हैं। डिसिप्लिन के पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एक शब्द आता है ग्रेट, ग्रेट जिसका हिंदी महान भी होता है, लेकिन इस जेनजी के जनरेशन में ग्रेट का मतलब कुछ और होता है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट का यदि हम पर्यायवाची, जिसे सिनोनिम भी कहते हैं, उसको कहे तो उसका एक अर्थ परजिवरेंस भी आता है। जी हाँ, परजिवरेंस। परजिवरेंस मतलब होता है डिसिप्लिन, ग्रेट, अनुशासन, आपकी शांत दिमाग की सोच, आपके हृदय की आग, अंदर की आग, ये सब को यदि एक संकुचित भाषा में एक जगह करे तो उसका अर्थ आता है परजिवरेंस। जी हाँ, परजिवरेंस। परजिवरेंस का मतलब होता है आप
जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके प्रति आपको जीना, कोई बहाना नहीं। यदि आप यह जानते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। यदि आप जानते हैं मैं यूपीएससी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, ये करना मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुखद कार्य है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं और मोबाइल भी चलाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चलाते हैं, और आपका अंदर से विचार यदि यह आता है कि यह करना मेरे लाइफ के लिए, मेरे प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक, घातक या घातक हो सकता है, यदि आपके मन में यह विचार आया तो आप सबसे पहले बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट हैं। अंदर से खुश रहिए। ये सब विचार सबके माइंड में नहीं आती। यदि यह विचार आपके मन में आ रही है कि मेरा फेसबुक देखने से या मेरी कुछ भी कार्य करने से मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, अगर यह विचार आता है तो आप सबसे पहले बेस्ट तो है ही, लेकिन फिर भी आप इससे नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि अक्सर जन जी का यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है? दिक्कतें। इसको मेरे साथ भी था। मैं भी जन जी ही हूँ। मैं कोई 40-50 वर्ष का एक मोटिवेटर तो हूँ नहीं। मेरे साथ भी ये सब होती है, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? यदि आपके अंदर आग है, यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो ही आप इससे निकल सकते हैं। देखिए, चोर जो होता है, चोर को पता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी वो चोरी करता है। क्यों करता है चोरी? कभी आपने सोचा है यह बात? क्या उसको पता नहीं कि चोरी करना पाप है, लेकिन वो फिर भी चोरी करता है? क्यों करता है चोरी? वही यहाँ पर भी आप यदि सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हैं, आपको पता है कि यह करना गलत है, फिर भी आप कर रहे हैं, यह मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो आप चोरी नहीं, धोखा भी कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने माता पिता के साथ, जो आपको बहुत ही कठिन जीवन स्टाइल में गुजरते हुए आपको यहाँ तक पहुँचाता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये सब बातें मैं जितने भी बोल रहा हूँ, वो सारी बातें एक मिडिल क्लास के लिए अच्छी लगती है। जो हायर क्लास, हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास, हाई क्लास को होती है, वो सब ये बात को कभी नहीं सुनता, चाहे वो मेरा बात हो या किसी भी मोटिवेटर का बात हो। यह बातें मिडिल क्लास के लिए अच्छी लगती है, वो ये सब बात पर ध्यान देता है। यदि चोर को पता है चोरी करना पाप है, फिर वो चोरी कर रहा है, लेकिन उसको लगता है मैं अंदर से गलत कर रहा हूँ, वैसे आपको भी अंदर से गलत कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो उसे त्यागना पड़ेगा। मैं बोल दो त्यागना पड़ेगा, लेकिन कोई भी मोटिवेटर के पास सुने कि वो भी बोल रहा है कि त्याग दो, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। दरअसल ये बहुत आसान है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप फोकस करेंगे आपके पढ़ाई पर। एक रूल आता है 9 दिन 21 दिन 3 महीने। 9 दिन 21 दिन रूल जो आता है कि आप कोई काम को 21 दिन करते हैं तो आपके मन में पूर्ण रूप से बैठ जाता है। बस यह बात दुनिया में जितने भी मोटिवेटर हैं यही बताते हैं। मैं आपको इसका विस्तार बताता हूँ। विस्तार क्या है इसका? अगर आप कोई भी काम को 21 दिन करते हैं तो आपके मन में वो बैठ जाता है और आप वह काम को करने के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ दिन में मैं बहुत नेगेटिव ख्याल का शिकार हुआ था। मेरे मन में माया जिसको कहते हैं, गीता तौर पर, धार्मिक तौर पर माया जिसको कहते हैं, वह सवार हो गया था। मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, है ना? तो मैं उससे कैसे बचा? दरअसल नेगेटिव ख्याल इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं उसे सोच रहा था, मैं उस नेगेटिव ख्याल पर बल दे रहा था। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप नेगेटिव ख्याल पर बल देते हैं तो यह देखते हैं कि आप कुछ भी सोचते हैं तो आपके मन में वो नेगेटिव ख्याल आ जाती है ना? यह बात बहुत सच्ची है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं से निकल कर आप यदि धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं, सिलेबस को धीरे धीरे यदि आप कंप्लीट करने की तौर बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई को धीरे धीरे 2 घंटा 4 घंटा की तरफ करते हैं, बस 2 घंटा पढ़ना है 2 घंटा पढ़े, बाकी 22 घंटा कुछ न करेंगे, बैठल रहेंगे, शांत रहेंगे, मोबाइल भी देखना नहीं है,
अपना जो काम है, रूटीन है, खाना बनाइए, खाइए, बैठे रहिए, शांत रहिए, वो करना है। मोबाइल भी आपको नहीं देखना है, नेगेटिव ख्याल को भी आने नहीं देना है। तो आप 5 दिन 10 दिन बाद देखेंगे क्या कि मैं तो 10 घंटा पढ़ पा रहा हूँ, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल भी नहीं आ रहा है। वाकई में ये जो रूल है 21 दिन या 3 महीने का रूल, यह दर्शाती है कि आप कोई भी विचार को सोचते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में वो अस्थायी होने लगता है, और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि वह विचार अपने मेरे मन में आ गया है, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल भी नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप फिर से नेगेटिव ख्याल 2 दिन 4 दिन करें तो नेगेटिव ख्याल एक्टिव हो गया। आप पढ़ाई के विषय में बात करें, 2 दिन 4 दिन लगातार करें तो पढ़ाई एक्टिव हो गया। आप कोई ऐसी कुछ भी बात करें, किताब के विषय में बात करें, तो आप जो भी देखेंगे तो उससे क्या समझ में आएगा, यह किताब, यह किताब, यह किताब। तो आपका माइंड आपके निरंतरता पर कार्य करती है। निरंतरता का अर्थ आपका मस्तिष्क आपके सोच पर कार्य करती है। आप जो सोचते हैं और लगातार उसे 2-3 दिन सोचते रहते हैं तो आप उसी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव ख्याल की ओर बढ़िए। यदि नेगेटिव ख्याल आता है तो 2 धारी तलवार का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि विचार को कंट्रोल नहीं करना है, बस टॉपिक पर फोकस करना है, अपने वो विचार चले जाएगा। लोग क्या करते हैं कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं, उसके बीच में यदि कोई ख्याल ऐसा आ रहा है जो नेगेटिव ख्याल है, हम उसे कंट्रोल करने बैठ जाते हैं। उसे कंट्रोल नहीं करना है, हमें अपने कार्य की तरफ फोकस करना है। आप लगातार फोकस करते रहेंगे तो आप पाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि ये क्या हो गया, मैं तो अपने विचार वो जा रहे हैं। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है। मुझे करने में 3 साल लग गए, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मोटा मोटा यह बात ध्यान में रखिए, मात्र 2 बात ध्यान में रखिए मेरा। पहला, विचार को कंट्रोल नहीं करना है, जो भी विचार आए आने दीजिए। दूसरी बात, अपने टॉपिक पर फोकस करते रहना है। जैसे विचार आए अपने टॉपिक पर फोकस करके, तो आप देखेंगे 1 दिन नहीं 2 दिन 4 दिन बाद अपने आप टॉपिक पर फोकस करने वाले तत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, है ना जी। तो मैं कुछ बातें से यह वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंटली तौर पर फ्रेश होइए और विचार को 2 धारी तलवार से कैसे तोड़ी। पहला, विचार को कंट्रोल नहीं करना है। दूसरा, अपने टॉपिक पर फोकस करते रहना है। तो आप देखेंगे आपका विचार अपने आप बंद हो रहा है। विचार का मतलब ये है बंद हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक के प्रति दूरी बना रहे हैं। ये सब बातों को ध्यान में रखिए। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कीजिए, या जो भी करना चाहते हैं। और मध्यम वर्गों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होती है हालांकि जी। और छोटे सुनने हैं तो उसे स्तुभिक्षाएं हैं, है ना। मोटिवेशन में नहीं भागना है। मोटिवेशन यदि आप कभी सुनते हैं तो आपके मन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा ऊपरी लेवल की ऊर्जा होती है। जैसे आप कोई भी मोटिवेशन वाली बात सुने और आप पढ़ने बैठ गए, तो ये तो है ही पहला पॉइंट कि वो पढ़ाई 2 घंटा से फाजिल चलने वाली है नहीं, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप उस गहराई के साथ नहीं उतर पाएंगे। और जब आप उस गहराई के साथ नहीं उतर पाएंगे तो आप पाएंगे कि मैं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। फिर वही से लूप बन जाएगा कि आपको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होना है। आपको डिसिप्लिन रखना है कि मैंने यह कार्य किया तो यह कार्य करना ही है। गीता में एक आता है क्या, कर्म का दैवीय नियम। कर्म का दैवीय नियम का अर्थ क्या होता है कि यदि आप कोई भी काम को 3 दिन 4 दिन लगातार पॉजिटिवनेस के साथ कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आपको नींद भी नहीं लग रहा, आप एक ऊर्जा के साथ अपने कार्य को कर पा रहे हैं। यह ऊर्जा धार्मिक तौर पर यह दिखाता है कि देवी देवताएं भी अपने साथ हैं। शाहरुख खान कहते हैं कि यदि आप कोई भी कार्य को दिल से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे करवाना चाहती है और करवाती है। गीता में इसे कर्म का दैवीय प्रधान या दैवीय नियम कहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना विचार खत्म करता हूँ। एक फ्रेश माइंड के साथ लगातार 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे
अपने लक्ष्य के प्रति यदि आप पॉजिटिविटी के साथ अग्रसर रहिए, तब आप मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये भी हमारे जीवन के साथ होती है। मुझे पता है कि मुझे वो सिलेबस करना है, लेकिन आप फंस जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्र में रखकर पढ़े कि हाँ, मुझे यदि यहाँ तक जाना है, मुझे यदि 20वीं सीढ़ी का पद चढ़ना है, तो मुझे पर डे कितना सीढ़ी स्टेप चलना होगा। जी हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात है समय निर्धारित करें। यदि मुझे 50वीं मंजिल तक पहुंचना है और 40 दिन में पहुंचना है, तो मुझे रोज़ कितनी सीढ़ी तय करनी पड़ेगी, और 40 दिन को 35 दिन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना स्टेप रोज़ आगे करना पड़ेगा। इस अवधारणा के साथ चले। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं वंशराज आप सभी को विदा करता हूं, और यह बात ध्यान रखिए कि देखना है जोड़ कितना बाजुए यूपीएससी या कातिलों में है। नमस्कार, थैंक यू।